पर्टिकुलरली गर्ल्स की हाउसिंग की बात करें, सिक्योरिटी सेफ्टी के फीचर्स कैसे रहते हैं? करीब करीब 40 से 45 बिल्डिंग्स ऑपरेटिंग हैं, उसमें ऑलमोस्ट 35 to 40% गर्ल्स के हैं। सारी सेफ्टी सिक्योरिटीज वहाँ पे। एक तो चीज़, इवन पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द बिल्डिंग। एक मेरा एक प्राइम क्वेश्चन है, ऐसी कंपनीज को ढूंढे कैसे? मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बिल्डिंग है, सब कुछ है, मुझे मालूम नहीं है चलाने वाला कौन है। मेरे ख्याल से आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबको मालूम नहीं होता मुझे कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। तो एक सब चीज़ कुछ आप शायद भूल गए कि दिस गूगल पे भी इज मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी आल्सो। तो इट्स अ डिमांड सप्लाई गैप। किराए पे किसी का घर बड़ा होता था और किराए पे 2-3 लड़कों को या लड़कियों को रहने के लिए दे देते थे पहले, और वो लोग उनके साथ रहते थे, तो वो दैट वाज अ पीजी पेइंग गेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। भाई, जब भी हमको हमारे सिटी में या कहीं और रहना हो तो हम या तो घर खरीदते या तो रेंट पे लेते। उसी तक काम धंधा अगर करना हो तो हमें दुकान खरीदनी होती है या फिर रेंट पे लेनी होती है। लेकिन रियल एस्टेट क्या सिर्फ दुकान और मकान तक ही सीमित है, या फिर रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल रही है? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रियल एस्टेट की रियलिटी पर है, यानी कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है, रियल एस्टेट की क्या रियलिटी है और उसमें से एक आम आदमी को भी क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ हमको देखने को मिल रही है, वो है गर्ल्स एंड बॉयज़ पीजी। लेकिन ये पीजी एक्चुअली है क्या, और इसके बारे में हमें आज समझना है, वो भी एक्सपर्ट से। जी हाँ, शारदा स्पेस एडवाइज़र के डायरेक्टर कल्पेश महेश्वरी मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये गर्ल्स और बॉयज़ पीजी जो आजकल अब एकदम से बढ़ रहे हैं, उसका क्या राज है, उसमें क्या कमाई है, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कल्पेश, कैसे हो भाई? बस फर्स्ट क्लास भाई। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिले, इनफैक्ट बहुत सालों बाद मिले हम लोग। और आज मेरा ये जो पॉडकास्ट है ये पूरा रियल एस्टेट के ऊपर है, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि हमारे सिटी में आपका बहुत बड़ा नाम हो गया है कि भाई कल्पेश महेश्वरी, शारदा स्पेस एडवाइजरी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आजकल ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई अब सिर्फ दुकान और मकान के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, गर्ल्स पीजी, बॉयज़ पीजी, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। ये है क्या आखिर? देखो, मैं थोड़ा बेसिक से कुमार शुरू करूंगा कि रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कभी मंदी नहीं आती, इसमें तेज़ी रहती है बट शिफ्ट होती है। तो वो डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड। जैसे एक टाइम था कि कमर्शियल बहुत ट्रेंडिंग था, कमर्शियल की बहुत रिक्वायरमेंट थी, बाहर से कंपनीज आ रही थी, तो कमर्शियल मार्केट अप हो गया। उसके बाद अहमदाबाद में माइग्रेशन बढ़ा, तो माइग्रेशन की वजह से रेसिडेंशियल का एक बूम आया था। देन उसके बाद इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट आई तो इंडस्ट्रियल में बूम आया। आफ्टर कोविड वीकेंड होम का एक टाइम आया तो उसमें बूम आया था। तो नाउ डेज एक कंसेप्ट जो बहुत ही प्रोफेशनल है और सही है, वो है स्टूडेंट हाउसिंग, जिसको आप पीजी बोल रहे हैं। पीजी हम उसको बोलेंगे, पीजी इज अ ओल्ड वर्जन एंड स्टूडेंट हाउसिंग इज अ न्यू वर्जन। ओके। पीजी ऐसा था कि कोई किराए पे किसी का घर बड़ा होता था और किराए पे 2-3 लड़कों को या लड़कियों को रहने के लिए दे देते थे पहले, और वो लोग उनके साथ रहते थे, तो वो दैट वाज अ पीजी पेइंग गेस्ट। तो दे वेर गेस्ट एंड दे वेर पेइंग। अभी ये कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट हाउसिंग में कन्वर्ट। तो स्टूडेंट हाउसिंग बेसिकली ये है कि एक बिल्डिंग बनता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाती है। तो इससे क्या है कि 3 लोगों को बेनिफिट होने लगा। जब स्टूडेंट सोसाइटी के साथ रहने लगे तो उसमें क्या है कि एक ओल्ड एज लोग साथ रहते हैं, साथ में यंग रहते थे। तो स्टूडेंट एज ऐसा होता है कि जिसमें बंदा किसी भी कास्ट का नहीं होता है, वो यंगस्टर होता है और वो स्टूडेंट होता है, तो उसका एक नेचर अलग हो जाता है। तो वो सेट नहीं होते थे, कुछ न्यूसेंस भी लगते थे, सोसाइटीज़ को इश्यूज रहते थे, लेट आते थे, लेट जाते थे, या धमाल मस्ती करते थे बच्चे, तो लोगों को समझ नहीं आता था और बहुत सारे इश्यूज सोसाइटी में हुए। तो बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज़ ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि भी हम स्टूडेंट को रहने नहीं देंगे। तो यहाँ बाहर से जितने भी लोग अहमदाबाद में पढ़ने के लिए आते हैं, अहमदाबाद एक एजुकेशन हब है। वैसे ही अपने इंडिया की बात करें तो जहाँ भी मुंबई हो गया या पुणे हो गया या दिल्ली हो गया, सारे जो भी एजुकेशन हब है वहाँ पे सब जगह ये इश्यूज आने लगे। तो अच्छी कंपनीज या यंगस्टर्स जो नए हैं, जो कंसेप्ट पे काम करते हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट सोचा कि भाई हम क्यों ना दूसरी कंट्रीज़ में भी चल रहे हैं, हमारी कंट्री में भी एक
स्टूडेंट हाउसिंग का कंसेप्ट डेवलप किया जाए, और वो अच्छे से डेवलप हुआ। डेवलपर्स ने एक फ्लैट की जगह एक पूरा पीजी का बिल्डिंग खड़ा किया। हम पीजी ना बोले, उसको स्टूडेंट हाउसिंग बोले, जिसमें स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाए, उसको बहुत घूमना भी नहीं पड़े, रेंटल भी उसको रीजनेबल मिल जाए। तो उससे तीनों का फ़ायदा हो गया कि सोसाइटीज़ में सिर्फ अभी जो रेजिडेंशियल्स हैं वही रहते हैं, बच्चे जो हैं वो अपने स्टूडेंट हाउसिंग वाले बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे उनको नया बिल्डिंग मिलता है, प्लस उनको बेड, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रूम दिया जाता है, उनको सबको बेड होता है, उनका स्टडी टेबल होता है, उनके खुद के वार्डरोब होते हैं, सफाई सारी वो लोग करके देते हैं, सारा मेंटेनेंस उनके पास होता है, लिफ्ट उसमें लगे हुए होते हैं, उनमें लाइब्रेरीज होती हैं, जिम होती हैं, उनका एक इंडोर गेम प्ले एरिया होता है। ये सारी फैसिलिटीज़ जो बच्चों को चाहिए वो एक ही बिल्डिंग में मिल जाती है, प्लस टाइम टू टाइम उनको खाना मिलता है। पीजी में क्या होता था कि बच्चे रह लिए, फिर खाने के लिए बाहर और कहीं चले गए, फिर यहाँ मिला वहाँ मिला, बाहर खाया, बीमार हुए, ये हुआ। यहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन होता है, तो पेरेंट्स को भी एक टेंशन चला गया कि भाई हाँ बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये है वो है, रात को लेट आते हैं नहीं आते हैं। अभी ये स्टूडेंट हाउसिंग में क्या होता है कि भाई उनके आने जाने के टाइम फिक्स होते हैं, तो रात को लेट नाइट नहीं आते बच्चे। अगर लेट नाइट आते हैं तो जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो सब सारे पेरेंट्स के मोबाइल के साथ सब कुछ कनेक्टेड होता है, तो पेरेंट्स को तुरंत पता चलता है कि बच्चा लेट आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, तो हर चीज़ें उसमें मेंटेन होती है, तो पेरेंट्स सिक्योर हो गए। अभी जो ऑपरेटर कंपनी है तो उसको भी 10 जगह से स्टूडेंट ढूंढने नहीं है, कॉलेजेस को सेफ्टी हो गई कि भी हमारे सारे बच्चे एक जगह रह रहे हैं और उनको एक अच्छी सर्विस मिल रही है, तो दे टाई अप विद द ऑपरेटर्स कंपनीज। तो ऑपरेटर कंपनी जो होती है उसको 2 पैसे मिलते हैं, और जो डेवलपर बिल्डिंग बनाता है उसको ये ऑपरेटर कंपनीज क्या होती है कि रेंटल फिक्स दे देते हैं कि भाई हम आपको बिल्डिंग का इतना रेंटल देंगे, हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके पैसे अलग से हम ले लेंगे, तो उनका फिक्स रेंटल हो जाता है। तो वो फिक्स रेंटल के बेसिस पे डेवलपर जो है वो इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी बेच सकता है। ये सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो 9 साल 10 साल लंबे एग्रीमेंट होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के एग्रीमेंट लंबी लीज के होते हैं, और उसमें एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलता है। तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसको भी 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको समझाऊं कि आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपने इन्वेस्ट की है तो 25,000 से ज़्यादा किराया नहीं आता है। कमर्शियल में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अगर कोई अच्छी कंपनी आ रही है तो उसमें आपको 40 से 50,000 रुपये किराया आता है। जबकि स्टूडेंट हाउसिंग में आप जाओ तो करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आपको 60,000 रुपये मिनिमम आ जाता है। तो ये यील्ड थोड़ा ज़्यादा है, प्लस इसमें बेनिफिट ये है कि आपका लैंड का ओनरशिप भी रहता है। व्हेन यू डू द सेल डीड तो आपको लैंड की ओनरशिप प्लस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ये दोनों आती है। आगे जाके फिर से ये चीज़ें ऐसी हैं कि स्टूडेंट हाउसिंग अभी तो शुरू हुआ है, आगे जाते ही इसमें और भी कंसेप्ट डेवलप होंगे। ये चलता ही रहेगा और ये इट्स अ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा। मुझे 3 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। एक तो स्टूडेंट्स, हाँ, फिर होता है जो ओनर है जिसकी बिल्डिंग है, जिसने बिल्डिंग बनाई है, डेवलपर, हाँ, या उसके पास ऑलरेडी पुराना कोई उसका पुश्तैनी मकान है, या उसमें उसने कुछ ये पीजी या अभी जो स्टूडेंट हाउसिंग जो बोल रहे हैं वो उसने शुरू किया, और तीसरे हैं उसको चलाने वाले। ओके, तो ये स्टूडेंट की तो बात एक अच्छी बताई कि भाई ये जो है कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, सारी अम्यूनिटीज़ मिलती है। अच्छा, ये जो एक बात आगे करो तो गर्ल्स हाउसिंग या भी जो पीजी बोलते हैं, अब तक तो पीजी बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट हाउसिंग में पर्टिकुलरली गर्ल्स की हाउसिंग की बात करें, सिक्योरिटी सेफ्टी के फीचर्स कैसे रहते हैं? अगर आप स्टूडेंट हाउसिंग में जा रहे हैं तो आप जाके बिल्डिंग्स देखिए जो अभी बने हुए ऑलरेडी। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ अहमदाबाद में अभी करीब 40 से 45 बिल्डिंग्स ऑपरेटिंग है, उसमें ऑलमोस्ट 35 to 40% गर्ल्स के हैं। सारी सेफ्टी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे होती है। एक तो चीज़ कि इवन पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द बिल्डिंग। ओके, अगर उनके पेरेंट्स भी आते हैं तो उनको नीचे एक मीटिंग रूम होता है, वहाँ पे बिठाया जाता है और पेरेंट्स मिलकर चले जाते हैं। ओके, तो कोई मेल बंदा वहाँ पे अंदर अलाउड नहीं होता है। ओके, सारी गर्ल्स रहती है वहाँ पे। ओके, ठीक है, ऑपरेटर्स भी होते हैं तो दे प्रीफर कि उनका गर्ल स्टाफ हो। ओके, तो ये एक सेफ्टी हो गई, प्लस उनके आने जाने के टाइम फिक्स होते हैं। तो और बच्चियों की सेफ्टी ज़्यादा वो लोग देखते हैं, तो पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और उसमें भी अभी ज़माना ऐप का है, तो हर चीज़ के उन्होंने ऐप डेवलप करके रखे हुए हैं। ओके, तो बच्चे कहाँ हैं, कब आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें
ओके, अच्छा, एक सर्वेलेंस है। सर्वेलेंस जैसा रहता है। तो सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी तो आप समझ लो कि स्टूडेंट हाउसिंग में इट्स गुड, बहुत अच्छा है, यानी Okay. उस बारे में तो आपको सोचने जैसा ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं डेवलपर की या फिर ओनर की, जो ओनर है। अच्छा, कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है कि भाई मेरे पास ये ज़मीन है या तो फिर मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ, तो उसको उसके पास कोई हाउसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस उसने सुना है, उसको क्या हेल्प हो सकती है? देखो, जनरली जो डेवलपर डेवलप करते हैं वो खुद ज़मीन खरीद लेते हैं, खुद बनाते हैं और फिर उसको लीज पे देते हैं, जो ये ऑपरेटिंग ओके। कंपनीज होती हैं उनको। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई हमको बेचना नहीं है, तो डेवलपर बना के देते हैं और फिर वो अपना कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो होता है प्लस उनका प्रॉफिट वो ले लेते हैं। एंड देन इफ ओनर, लैंड ओनर वांट टू ऑपरेट इट, तो वो खुद ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज वो लोग किसी को लीज पे देके उसका अर्निंग करते हैं। तो हर तरीके से वाइबल है, आप समझो, लैंड ओनर को भी वाइबल है, Exactly. डेवलपर को भी वाइबल है, इन्वेस्टर को भी वाइबल है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को वाइबल है। इसीलिए ये कंसेप्ट चला है। राइट। कंसेप्ट क्यों चला है? कोर क्या है? स्टूडेंट, कोर इज स्टूडेंट या कोर बराबर। स्टूडेंट, Exactly. और उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, इसलिए पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं। और इसमें भी क्या होता है, 2 शेयरिंग होता है, 3 शेयरिंग होता है, या सिंगल भी लोग रहते हैं जिसकी रेंट देने की जितनी कैपेसिटी, तो जिसको जो फैसिलिटीज चाहिए मिल जाती है। पुराने हॉस्टल्स होते थे या पीजी होते थे तो उसमें एसी नहीं होता है। अभी अगर अहमदाबाद का टेम्परेचर देखो तो आपको समझ लो 9 महीने 10 महीने एसी अहमदाबाद में चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे एसी एयर कंडीशन हॉस्टल्स होते हैं, तो बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है कि चलो उनको गर्मी में नहीं रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो पहले से, तो ये 100 गुना अपग्रेडेड वर्जन है स्टूडेंट लिविंग का। तो मेरा मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है कि अगर कोई, आजकल हम देखते हैं लोग शॉप्स, शोरूम्स, फ्लैट्स, अब तक इन सब में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता रहा है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उसको रेंट पे देते हैं या फिर कुछ साल बाद बेच देते हैं, इससे वो अर्न करते हैं। लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। तो कोई इस तरीके से एक रेगुलर इनकम अगर जनरेट करना चाहता है, एक उसको इन्वेस्ट करना है अपना पैसा इस तरीके से, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे। हम ऐसा Okay. नहीं बोल सकते कि किसी दूसरे में नहीं मिल सकता है, ये अभी ट्रेंडिंग है तो इसमें Exactly. अच्छा है। बाकी इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल में कम रिटर्न मिलता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ बहुत सेफ्टी देखते हैं तो रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जिनको लोन लेके करना है और लोन के जो टैक्स के बेनिफिट लेने हैं तो वो लोग रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कमर्शियल में क्या होता है कि एप्रिसिएशन कुछ टाइम के बाद बहुत लंबा आता है जब आप शॉप में इन्वेस्ट करते हो, और कमर्शियल Okay. में जब मार्केट एकदम से बूम होती है तो कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, बट व्हेन इट्स इन बूम तो Okay. कुछ लोग को वो टेस्ट है कि भाई हमको कमर्शियल में ही करना है तो वो उसमें करते हैं। जबकि ये ऐसा है कि मिडवे है, इसमें अप्रिशिएशन भी मिलेगा, जैसे जैसे लैंड की कॉस्ट बढ़ती जाएगी उस जिस भी एरिया में ये स्टूडेंट हाउसिंग का बिल्डिंग है, तो अपने आप प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, कई लोग हमारे पास इन्वेस्टर आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सर ये 10 साल के बाद खाली हो गया ओके। तो 10 साल के बाद अगर ये कंपनी छोड़ के गई तो दूसरी कंपनी आएगी, क्योंकि कॉलेजेस जो होती हैं जनरली वो कभी बंद नहीं है। वो बंद नहीं होने वाली है और ये बढ़ने वाली है, और स्टूडेंट्स बिल्कुल, और भी आने बिल्कुल। वाले हैं और स्टूडेंट्स का माइग्रेशन और भी बढ़ना है, तो इसको अपग्रेड किया जाएगा। जो भी नई ऑपरेटिंग कंपनी आएगी लेकिन उसमें और भी facilities लगेंगी। ये एक मेरा एक प्राइम क्वेश्चन है, ऐसी कंपनीज को ढूंढे कैसे? मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बिल्डिंग है, सब कुछ है, मुझे मालूम नहीं है चलाने वाला कौन है। नहीं, चलाने वाले उसके लिए तो देखो हमारे जैसे कंसल्टेंट होते हैं जिनके टच Okay. में सारी कंपनीज होती हैं, क्योंकि कंपनीज भी अलग अलग सिटीज़ में जाती हैं, तो उनको भी पता नहीं होता है कि किसने स्टूडेंट हाउसिंग डेवलप किया है, कौन अच्छे डेवलपर है, कौन सा एरिया। Exactly. तो उसके लिए कंसल्टेंट होते हैं जो आपको कंपनीज ढूंढ के लाके देते हैं और वो सारी डील आपकी करवा के देते हैं, पेपर वर्क से लेके प्रोफेशनली पूरा लीगल एग्रीमेंट वगैरह टर्म्स कंडीशन सारे सेट करके देते हैं। कम से कम अगर स्टूडेंट हाउसिंग बनाना हो तो कम से कम मेरे पास कितना बड़ा मकान चाहिए कि मैं एक मिनिमम इतना, अगर मेरे पास मकान है तो इससे मैं शुरू कर सकता हूँ? नहीं, देखो, मकान की बात करें, अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल बंगलों की बात करो तो इट्स नॉट वाइबल। Okay. अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट करके मल्टी स्टोरी जा रहे हो तो वो वाइबल है, क्योंकि आपको एक प्लॉट है और उसमें आपने 4 BHK बंगलो बना के उसको दे दिया तो बंगलो की कॉस्ट या लैंड की कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, उसके सामने आपको रेंटल इतना नहीं मिलेगा। बट उसी को अगर आप टेक्निकली जाओ कि आपको 5 माले या 6 माले बनाने या 10 माले बनाने मिल रहे हैं और उसी बंगलो में आप ज़्यादा रूम बना दो और फिर उसको आप लीज पे दे दो, तो वो आपके लिए वाइबल है।
बट हाँ, एज पर टेक्निकल बायलॉज अहमदाबाद के तो आपको 30 फीट का रोड है तो यू कैन गो फॉर द 5 स्टोरी बिल्डिंग। जैसे मैंने अभी एक प्लॉट लिया है अम्बावाड़ी में, तो वो 30 फीट के रोड पे है, उसमें 5 माले का बिल्डिंग बना के हम वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट हाउसिंग। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट रहता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात, इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं या डेवलपर की बात कर रहे हैं? मतलब कि इन्वेस्टमेंट इन दैट वे कि अगर मेरे पास ऑलरेडी बिल्डिंग है तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा सब कुछ ठीक करने के लिए ताकि मैं उसको रेंट पे दे सकूं स्टूडेंट को लिए, या फिर मेरे पास सिर्फ जमीन है तो डेवलप करने के लिए नहीं, देखो आपके पास बिल्डिंग है तो आपको, अगर स्टूडेंट पूरा फ्लैट का बिल्डिंग है आपके पास तो आपको सिर्फ उसको रूम्स को सेटल करके छोटे बना के या फ्लैट को स्टूडेंट हाउसिंग में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। बट अगर आपके पास लैंड है तो आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के जो पाँच माले बनाने के और परमिशंस गवर्नमेंट के लेने के जो पैसे लगाने पड़ते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड डिपेंड्स ऑन द एजेंसी एंड डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटी। आपका अगर आपके पास लैंड है तो आप कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं उस हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन वही है कि परमिशन फॉर स्टूडेंट हाउसिंग ये किस तरीके से रहते हैं? कॉरपोरेशन में जाना है या सीधा फिर बड़े लेवल पे जाना है, किस तरीके से? नहीं, ये कॉरपोरेशन से ही परमिशन लेना होता है। और कॉरपोरेशन में एक चीज़ मैंने अभी मैं जो समझा उस हिसाब से कि हॉस्टल्स के बिल्डिंग्स जो है वो आप उसकी अलग से परमिशन होती है। पहले लोग क्या करते थे कि फ्लैट की परमिशन लेके फ्लैट बना के और उसको फिर स्टूडेंट हाउसिंग में कन्वर्ट करते थे। दैट इज़ नॉट इलीगल थिंग, वो भी हाउसिंग ही है। बट हाँ, हॉस्टल की बिल्डिंग्स जो होती है उसके लिए आपको अलग से परमिशन मिलती है, तो वहाँ पे आप हॉस्टल बना सकते हैं। उनके बायलॉज होते हैं, उस हिसाब से आपने अगर प्लॉट लेके उसमें कंस्ट्रक्शन किया है या प्लान पास आप करवाते हो तो आपको परमिशन मिलती है। और आप अलग से कॉर्पोरेशन में उसकी अलग एंटिटी है हॉस्टल की, और दैट्स अ स्टूडेंट लिविंग। वहाँ पे स्टूडेंट लिविंग अलग वर्ड नहीं है बट हॉस्टल है। तो ये चीज़ सोसाइटी के अंदर भी हो सकती है? सोसाइटी के अंदर इफ देयर सोसाइटी परमिट, इफ इट्स अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और अगर सोसाइटी आपको परमिट कर रही है कि हाँ आप यहाँ पे फ्लैट या स्टूडेंट हाउसिंग आप बना सकते हो, तो अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द इंडिविजुअल प्लॉट जो सोसाइटी का प्लॉट ना हो। ओके, कल्पेश जी आप हमारे साथ जुड़े और पर्टिकुलरली स्टूडेंट हाउसिंग के बारे में आपने जो बहुत बढ़िया बात करी, 3 पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया। एक स्टूडेंट के बेनिफिट्स क्या है, जो डेवलपर या ओनर है उसके बेनिफिट क्या है, और जो रन करता है वो मैनेजमेंट पूरा है, वो तीनों को आपने एक जगह पे मिला दिया। और मेरे ख्याल से आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सबको मालूम नहीं होता मुझे कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। सब कुछ शायद भूल गए कि दिस इज मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, क्योंकि बच्चे सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, सब सोसाइटी में स्कैटर्ड नहीं है। तो जो सोसाइटीज़ को भी प्रॉब्लम होती थी या जो रेजिडेंट्स जो प्रॉपर थे उनको जो इश्यूज होते थे वो भी बंद हो गए। तो इट्स अ डिमांड सप्लाई गैप। एक्चुअली इसका डिमांड बहुत था, सप्लाई था नहीं। अब लोग समझे हैं तो इसकी सप्लाई आनी शुरू हुई है। तो अब दोनों सबको बेनिफिट है इसमें। तो ये सप्लाई जो है वो स्पेस एडवाइजरी जैसी जो कंपनीज है उन्होंने ये गैप जो है वो, हाँ हमारे जैसे बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, बट हाँ वी आर ऑल्सो वर्किंग। और हम तो इसमें समझ लो कि मेरे को तो इतना इंटरेस्ट है कि मैं खुद भी एक बिल्डिंग उसमें बना ही रहा हूँ खुद का। ओके, मेरे कॉन्ग्रेचुलेशंस कल्पेश, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कल्पेश महेश्वरी और उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट बताया। भाई मैं तो आज तक यही समझता था कि भाई दुकान है मकान है बात ख़त्म, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट भी आया। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो और सोसाइटी के काम में भी आ सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।